हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपी स्पेशल की हमारी क्लास है उसके लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, कल की जो क्लास है कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैंने पहले आपको एक दिन पहले जो क्लास मैंने ली थी उसमें आपको बताया था कि मुझसे मतलब खड़े होते हुए नहीं बन रहा था, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमारी कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज की क्लास जो है आपकी प्रॉपर चलेगी, होगी और इसके बाद में धीरे धीरे कंटिन्यू होगी और अन्य क्लासेस भी आपकी धीरे धीरे डेली बेसिस पे कंटिन्यू होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी हमारे प्रमुख आयोग हैं और कौन कौन से आयोग हैं, उनका गठन कब हुआ और उनके गठन से संबंधित जो डेट और टाइम है, मतलब जो भी आता है वर्ष आता है उससे संबंधित, मतलब जितने भी आयोग हैं और सांस्कृतिक संस्थान, कुछ सांस्कृतिक संस्थान है जो इम्पोर्टेंट है, वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं उनके विषय में हम जानकारी लेंगे और उनके विषय में जानेंगे। प्रमुख आयोग हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पर स्थापना से संबंधित लेंगे और जो दूसरी जानकारी है हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक संस्थान है। सांस्कृतिक संस्थान इन द सेंस मतलब जो सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं, कौन कौन से संस्थान हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं, उनकी स्थापना कब हुई, ये जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो आज की क्लास जैसा कि आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे जो यहाँ पर पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग, वो कौन कौन से आयोग हैं और उनकी स्थापना कब कब हुई है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब उन आयोगों को हम यहाँ पर देख लें और उसके बाद में आगे की अपनी चर्चा करें। तो सबसे पहला यहाँ पर आयोग है हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था, इसकी तिथि को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हैं ये धीरे धीरे से मतलब तिथि ही पूछी जाती है इसमें। तो ये हुआ था आपका 9 मार्च वर्ष 1993 इसकी स्थापना हुई थी। तो 9 मार्च 1993 इसकी स्थापना को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हैं जो प्रमुख आयोग हैं इनकी स्थापना हुई थी। इन आयोगों के बारे में जब मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तब इन आयोगों के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा और चीजों को बताऊंगा भी। और दूसरा हमारा आयोग है उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरा जो आयोग है उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यहाँ पर आयोग बनाया गया था वर्ष। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन यहाँ पर हुआ था 1994 में। 1994 में लेकर के मतलब इसको उत्तर प्रदेश राज्य में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके लिए मतलब उसकी देखभाल के लिए, देखिए आयोग का मतलब क्या होता है, आयोग क्यों बनाया जाता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आयोग बनाया जाता है किसी भी जो वर्ग है, किसी भी वर्ग को मतलब पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से या उसको मतलब किसी भी कैटेगरी को छोड़िए, वर्ग को, किसी भी वर्ग को, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, इन सबको एक वर्ग में डिवाइड किया गया। उन सबके लिए उनकी व्यक्तिगत मतलब सबकी अलग से देखभाल के लिए एक वर्ग आयोग बनाया जाता है। उस आयोग के द्वारा उनके जो भी मामले होंगे उनको देखा जाएगा। जैसे मानवाधिकार आयोग है तो मानव अधिकारों से हनन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मानवाधिकार आयोग देखेगा। महिला आयोग है तो महिला आयोग से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जितना भी वर्ग है, महिलाओं से रिलेटेड जो भी अपराध कोई भी मतलब समस्या है तो वो क्या देखेगा, महिला आयोग।
महिला वर्ग आयोग। तो ऐसे ही आयोग बनाए गए महिलाओं को देखभाल करने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, बैकवर्ड के लिए, और राज्य के जो अन्य हैं बच्चों के लिए, उनके लिए भी वर्ग बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। तो इसी प्रकार ठीक ऐसे ही एक जो अन्य वर्ग है हमारा, जो अन्य आयोग है राज्य का, मानवाधिकार आयोग। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग का गठन, जब मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ना, तो ये हुआ था आपका वर्ष 2002 में। 2002 में मानवाधिकार आयोग का गठन जब, लेकिन मानवाधिकार आयोग का गठन इससे पहले हो चुका था, मतलब भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन पहले हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में स्पेशल, उत्तर प्रदेश राज्य में कब हुआ था? वर्ष 2002 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि अगला आयोग हमारा कौन सा है, राज्य का जो सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। तो वर्ष 2005 में राज्य के मतलब सूचनाओं से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप मांगते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी से या किसी अधिकारी से, तो वो अगर आपको कोई भी सूचना देने से मना करता है या सूचना देने से इनकार करता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश जो राज्य का मतलब सूचना आयोग है, सूचना आयोग के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके लिखवा सकते हैं, और उसके बाद में वो सूचना आयोग आपको सही और सटीक और उचित निर्णय दिलाने के लिए मतलब कार्य करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में हम जानते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए सुरक्षा की बड़ी मतलब काफ़ी चीज़ें सुरक्षा से संबंधित आती हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य में देखो गठन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का। मतलब आपकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात अगर होती है तो उसके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया वर्ष 2013 में। उससे संबंधित उससे पहले भी मतलब आयोग तो थे, लेकिन सुरक्षा के लिए स्पेशल कोई आयोग नहीं था, इसलिए वर्ष 2013 में सुरक्षा आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। क्योंकि सुरक्षा से संबंधित मुद्दे वर्तमान में साइबर क्राइम से संबंधित और कई सारे मामले आते हैं। और उसके बाद में हम जब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए कोई स्पेशल आयोग बना, लेकिन हाँ बना। वो कब बना? महिला आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? यहाँ पर महिला आयोग का गठन महिला आयोग का गठन कब किया गया? यहाँ पर वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में महिला आयोग का गठन किया गया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित आज भी मामले आते हैं। अभी आपने कोलकाता का मामला सुना होगा,
कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ। तो ये सारे के सारे मतलब जो भी क्राइम होते हैं महिलाओं से संबंधित, वो सारे ना हो, इसलिए महिलाओं के लिए एक स्पेशल मतलब आयोग का गठन किया गया। और इसी प्रकार एक और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बच्चों से संबंधित। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग, बाल मतलब बच्चे, बाल संरक्षण आयोग का गठन, बाल संरक्षण आयोग का गठन। तो वर्ष 2013 में ही मतलब महिला संरक्षण आयोग और बाल संरक्षण आयोग दोनों को बनाया गया था। सुरक्षा आयोग और बाल संरक्षण आयोग दोनों को ही वर्ष 2013 में मतलब बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के स्पेशल बच्चों के लिए बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। एक और है नागरिक सुरक्षा संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? संगठन का गठन कब हुआ था? नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन वर्ष 1962 में ही, जब भारत और पाकिस्तान जिस वर्ष युद्ध हुआ था, वर्ष 1962 में ही इसका गठन कर दिया गया था। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी वर्ष 1962 में ही मतलब राज्यों को नागरिक सुरक्षा संगठन का मतलब गठन इसलिए कर दिया गया क्योंकि लोग इधर उधर ज्यादा जा रहे थे, आ रहे थे, इस राज्य से उस राज्य में कोई भी कहीं भी ट्रांसफर हो जा रहा था, इसलिए मतलब नागरिक सुरक्षा संगठन का यहाँ पर गठन कर दिया गया। और मतलब उनको नागरिकों को, उत्तर प्रदेश राज्य के और अन्य नागरिकों को जहाँ जिस राज्य के नागरिक थे उनको वहां पर सुरक्षा दी गई और सुरक्षा प्रदान करी गई। मतलब अपने उत्तर प्रदेश में मतलब कितने नागरिक सुरक्षा केंद्र हैं? अपने उत्तर प्रदेश राज्य में मतलब नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने हैं, उसके लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपकी कि मतलब नागरिक सुरक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिलों में स्थापित हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि नागरिक सुरक्षा केंद्रों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सुरक्षा नागरिक सुरक्षा केंद्र, नागरिक सुरक्षा केंद्र, आपके नागरिक सुरक्षा केंद्र मतलब कितने जिलों में स्थापित हैं। कौन कौन से जिले हैं, मतलब कितने जिले हैं वो याद रखिएगा आप। कौन कौन से जिले वो याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। केंद्र कितने जिलों में, तो यहाँ पर आपके 17 जिलों में राज्य के जो केंद्र हैं, नागरिक सुरक्षा केंद्र, वो 17 जिलों में आपके स्थापित हैं। कितने? 17 जिलों में। तो 17 जिले ऐसे हैं जहां पर राज्य के सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र आपके स्थापित हैं, नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित। और एक और है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा से संबंधित कोई भी अगर अचानक से कोई आपदा आ जाए, उससे संबंधित क्या कोई आयोग है जो आपके निराकरण के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए वो जिम्मेदार हो, या उसके लिए उससे संबंधित कोई गठन हो जिसका आयोग हो उसके लिए? तो हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उस आयोग का गठन कब किया गया था? प्राधिकरण आयोग या प्राधिकरण आप कह लीजिए, आयोग का गठन इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 2005 में जब सूचना आयोग का गठन किया गया, तभी उत्तर प्रदेश राज्य में आपका जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका भी गठन किया गया। कब? वर्ष 2005 में। तो वर्ष 2005 में भी मतलब इसका भी गठन किया गया। इसके साथ ही साथ में एक अन्य आयोग है आपका NRI विभाग। क्या कहते हैं? NRI विभाग। ठीक है, तो NRI चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए। NRI विभाग उत्तर प्रदेश राज्य में NRI विभाग की स्थापना या गठन NRI विभाग की स्थापना आपकी करी गई थी 18 जुलाई वर्ष 2014 को। NRI विभाग की स्थापना आपकी करी गई थी 18 जुलाई 2014 को। तो ये आपके रहे प्रमुख आयोग जिनसे संबंधित, जिनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका और पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक जो आपके संस्थान हैं उससे संबंधित। कौन कौन से आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्पेशल सांस्कृतिक संस्थान हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। इस हेडिंग को आप चेंज कर लीजिए और हम उसको बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। क्या डालेंगे? सांस्कृतिक संस्थान डालेंगे यहाँ पर आप लोग। तो ये संस्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आप जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक संस्थान है, राज्य का जो ललित कला अकादमी है, वो लखनऊ में स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब करी गई थी, इसके विषय में जानते हैं और कहाँ पर करी गई थी। तो ये है आपका पहला सांस्कृतिक संस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब करी गई थी और कहाँ पर करी गई थी, ये भी याद रखना है आपको। ये करी गई थी आपके लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान, लखनऊ में वर्ष 1962 में करी गई थी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना। ललित कला से संबंधित क्षेत्र में मतलब इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, इसलिए इसकी स्थापना करी गई थी। और ऐसा ही एक है भारतेंदु नाट्य अकादमी। ऐसी एक अकादमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी, बहुत बड़े नाटककार रहे हैं भारतेंदु जी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में ही करी गई थी वर्ष 1975 में। कब करी गई थी? लखनऊ में वर्ष 1975 में करी गई थी, 1975 में। ठीक है, तो ये भी आपकी लखनऊ में ही स्थापित किया गया था। और भारतेंदु जी को मतलब उनको
उनकी चीज़ों को, उनके नाटकों को प्रदर्शन के लिए, उनके नाटकों के मतलब सम्मान में ये भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में वर्ष 1975 में करी गई। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि अगला उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है, उत्तर प्रदेश में ही संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? उत्तर प्रदेश में ही संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? की स्थापना आप देख लीजिए, तो ये करी गई थी वर्ष 1969 में, 1969 में। ठीक है, तो वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करी गई। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आप लोग जानते हैं कि मतलब संगीत को बढ़ावा देने के लिए, उसके क्षेत्र में कई सारे योगदानों को मतलब सम्मान देने के लिए। एक चीज और, उत्तर प्रदेश में कला और उत्तर प्रदेश राज्य में कला और संगीत, उत्तर प्रदेश राज्य में कला और संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी? कला और संगीत महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में की स्थापना मतलब कब करी गई थी और कहाँ करी गई थी? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये करी गई थी आपकी लखनऊ में ही वर्ष 1911 में करी गई थी। आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप सही से इसको नोट कर लेंगे, वर्ष 1911 में। ठीक है, तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि मतलब लखनऊ में उत्तर प्रदेश कला और संगीत सॉरी, यहाँ पर आप संगीत नहीं शिल्प करें, क्योंकि संगीत संस्थान जो आपका स्थापित हो चुका है, यहाँ पर शिल्प होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपकी करी जा चुकी है वर्ष 1969 में। यहाँ पर कला और शिल्प, अब ठीक है, उत्तर प्रदेश कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1911 में करी गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में आपकी। तो लखनऊ में स्थापित किए गए कई सारे संस्थान, कितने जितने भी मैंने आपको बताए जो भी संस्थान थे, ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में वर्ष 1962 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी वर्ष 1975 में लखनऊ में, और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1969 में, और उत्तर प्रदेश कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1911 में, वो भी कहाँ पर? लखनऊ में। ज्यादातर जो भी आपको संस्थान दिखाई दे रहे हैं ये सब ज्यादातर कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, ये भी आपकी कहाँ पर थी? लखनऊ में ही थी। ये भी, इसकी भी स्थापना आपकी कहाँ पर करी गई थी? लखनऊ में ही। तो आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य कौन से सांस्कृतिक संस्थान हैं हमारे, उनसे संबंधित बात करेंगे। मुख्य जो है उनके बारे में हम पहले जानेंगे, और उसके बाद में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला है, शिल्प है, इन सब के बारे में विस्तार से तब पढ़ेंगे जब हम आपको उत्तर प्रदेश की कला एवं शिल्प पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो उसके बाद में अगला हमारा जो है उत्तर प्रदेश का एक मतलब एक ही शास्त्रीय संगीत है, और उसको हम जानते हैं कि मतलब उसकी स्थापना कब करी गई थी। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान एक है, राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय कथक है, कथक संस्थान। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान
मतलब इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही क्यों करी गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही क्यों करी गई थी? उसका कारण ये है कि मतलब उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय संगीत है प्रमुख मुख्य रूप से यही एक ही है और जिसको कहते हैं कथक। तो इसकी स्थापना कहाँ करी गई? लखनऊ में। इसको आप मिटा देंगे अभी, अब तक लखनऊ में करी गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कहाँ करी गई? आपके लखनऊ में। इसके बाद में जब हम देखते हैं भारत कला भवन, एक है भारत कला भवन, तो भारत से संबंधित है लेकिन है कहां पर? वाराणसी। और वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक और आप नोट करेंगे कि भारत कला भवन, भारत कला भवन की स्थापना कहां करेगी? आपके लखनऊ की, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और वाराणसी में कब करी गई थी? वर्ष 1920 में की गई थी इसकी स्थापना, भारत कला भवन की स्थापना। भारत कला भवन की स्थापना क्यों करी गई होगी? क्योंकि भारत में जो भी कला है उसको जानने बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं चीजों को, जो हमारी कला है उसको संरक्षण, उसके प्रदर्शन के लिए, कि बहुत सारी आज भी वर्तमान में भी कई सारी कलाएं मतलब अब भी मिलती हैं कि मतलब ये वाली कला, उस प्रकार की कला, मतलब कई प्रकार की जो कलाएं हैं अब भी देखने को मिलती हैं। और उन कलाओं से नवीन कलाएं कैसे विकसित की जाएं, उनके लिए रिसर्च, शोध के लिए ऐसे संस्थानों की स्थापना जरूरी है। तो इसलिए भारत कला भवन की स्थापना वर्ष 1920 में ही अंग्रेजों के टाइम पर ही मतलब वाराणसी में कर दी गई थी, क्योंकि भारत की कला को जानने के लिए अंग्रेज उत्सुक थे। इसलिए ऐसे ही एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। चलचित्र निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना वर्ष 1975 में ही की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों करी गई होगी? वर्ष 1975 में सिनेमा के जगत में कई सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी, ऐसे ही भारत में बढ़ रही थी। ठीक उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश राज्य में भी उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद में जो चीजें हैं, भारतीय सिनेमा, उत्तर प्रदेश के सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए ये उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। इसलिए ताकि हम मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य भी अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे ना रह जाए और साथ में चलता रहे, इसलिए इसकी स्थापना की गई। एक और है आपका जनजाति लोक कला संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में क्यों करी गई होगी? उसका कारण है उत्तर प्रदेश में कई सारी जनजातियां तो रहती ही हैं, आप जानते हैं। उन जनजातियों की जो कलाएं हैं, उनके अंदर जो रुचियां हैं, उनकी जो अभिरुचि है, उसके निखार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी मतलब उनकी जो अपनी अलग से, देखिए जनजातियां होती हैं, जनजातियां कई भी बहुत से प्रकार की होती हैं और वो ज़्यादातर जनजातियां नेचुरल तरीके से रहना पसंद करती हैं। तो नेचुरल तरीके से रहना, कहीं ना कहीं अगर हम नेचुरल तरीके से रहेंगे तो कई बहुत सारे नुकसानों से बचेंगे। वर्तमान में कई सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि हम लोग नेचुरल तरीके से नहीं रह रहे थे, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। तो नेचुरल तरीके से रहना जनजातियों की प्रमुख विशेषता है। तो उन विशेषताओं में कौन कौन सी कलाएं उनके अंदर भरी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, उनको निकालने के लिए, और उनके अंदर की जो मनोभावनाएं हैं, तो मतलब प्राकृतिक तरीके से कौन कौन सी कलाएं विस्तृत रूप से की जा सकती हैं, कैसे लाई जा सकती हैं। तो इसलिए एक उत्तर प्रदेश में ही जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना करी जाती है। जनजाति एवं लोक कला, जनजातियों से संबंधित, जनजाति एवं
लोक कला, देखिए जनजाति एवं लोक कला संस्थान जो बनाया गया आपका, उनकी जो संस्कृति है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, जो हमारी जनजातियां हैं उनके पास भी कई सारे संस्था मतलब संस्कृतियां हैं, उनकी भी अलग अपनी संस्कृति होती है। मतलब इसकी स्थापना मतलब कहाँ करी गई, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये करी गई थी आपकी लखनऊ में। तो जनजातियों हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी मतलब देखिए यहाँ पर वर्तमान में क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अपने अपने राइट हैं, सबके पास अपने अपने अधिकार हैं। तो हमारी जो जनजातियां हैं उनके भी अधिकार को, उनके अधिकारों को जानने के लिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको भी मेंटेन रखने के लिए, देखिए जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह किए। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो रहन सहन था, उसको उस पर ठेस पहुंचाई थी। इसलिए जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह किए। आपने सुना होगा पवना विद्रोह, देवबंद विद्रोह, और आपने सुना होगा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन सबके इतिहास में आपने नाम सुने होंगे। ये सारे विद्रोह जनजातियों ने इसलिए किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेजों ने कहीं न कहीं छेड़छाड़ करी थी जनजातियों से। इसलिए तो उनके संस्कृति को, उनके लोक कला को, उनके अपनी आपस की कला को, उनके व्यवहार बर्ताव, उनकी जो आंतरिक कलाएं हैं उनको निखारने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश जो सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अब भी चलाए जा रहे हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना लखनऊ में करी गई। तो शास्त्रीय नृत्य अपने यहाँ पर कितने हैं, एक फैक्ट के रूप में नोट कर लेंगे आप इसको। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य आपका एक ही शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, या तो आप ये देख लीजिए कि कितने हैं, और या तो ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब कौन सा है। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कितने हैं या कौन सा है। तो यहाँ पर एक ही शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में, और जिसका नाम है आपका, अभी मैंने बताया था, कथक संस्थान। इसकी स्थापना भी करी गई थी। और उसके बारे में एक और फैक्ट यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, जिसका कारण ये है भारत खंडे संगीत संस्थान। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत खंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे संगीत संस्थान जो इसकी स्थापना है, भारत खंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना है वर्ष 1966 में करी गई थी। कब? वर्ष 1966 में। ये आप एक फैक्ट के रूप में याद कर लेंगे क्योंकि ये जरूरी है। शायद आपको दिखाई दे ना रहा हो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में करी गई थी। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप बोल कर भी नोट कर सकते हैं। वर्ष 1966 लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास जो हमारी है आपको कैसी लगी जरूर बताएंगे। आज की क्लास से क्या कुछ मिला उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास से आपको क्या क्या चीज़ें याद रही वो जरूर जानेंगे आप लोग, उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसका कारण ये है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे इतना पता चलता है कि हाँ, आज की जो मेहनत थी वो हमने करी तो कैसी गई। तो चीज़ें धीरे धीरे यूं ही चलती रहेंगी। और कल की जो क्लास है मैंने आपको दे नहीं पाई, उसका कारण रीजन मैंने आपको पहले ही माफ़ी मांग दी और पहले मैंने आपको बता दिया। तो एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा कि जो क्लास कल की नहीं हो पाई थी, होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, कुछ समस्याएं आती रहती हैं, जीवन है, चलता रहता है। तो आप लोग यूं ही प्रॉपर क्लास को करते रहेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे, लोगों के साथ में साझा करेंगे।
ये जो क्लास है आपकी बंद नहीं होने वाली है। प्लेलिस्ट की बात है, आज पक्का पक्का प्लेलिस्ट बन जाएगी और आप लोग उसको प्लेलिस्ट के अनुसार में मतलब देख पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, फिर ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको नोट करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्लास आप लोग करते रहते हैं तो एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर होगा। तो एक दिन में नहीं हो पाएगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, वो मैं आपसे वादा करता हूँ। जितना यूपी स्पेशल है, जितना भी यूपी स्पेशल है, इससे ज़्यादा विस्तार में आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। पूरे यूट्यूब की बात करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा विस्तार में, इतना ज़्यादा विस्तार में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा दूंगा, इससे ज़्यादा विस्तार में कोई नहीं पढ़ा रहेगा। हिस्ट्री हो उत्तर प्रदेश की, संस्कृति, कला, जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, पूरा यूपी स्पेशल बहुत विस्तार से कम 150-200 क्लास हो जाएंगी, तब भी मैं इसमें पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात है, जितनी भी क्लास लेनी पड़ेगी पूरी प्लेलिस्ट बनती रहेगी आपकी, और जितनी भी क्लास होंगी सभी ठीक ऐसे ही हैंड रिटन बेस पर ही। हाथ से लिखकर पढ़ाना अच्छा लगता है, पीपीटी से पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ने के लिए आ सकता है कि हिंदी, जिसको भी हिंदी पढ़नी आती हो वो पीपीटी से पढ़ा सकता है, सिंपल सी बात है। समझाने की बात रही तो एक दो वर्ड ऐसे तो रहते हैं, कोई भी टीचर छोटा सा भी छोटा टीचर होगा उसको भी आते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन हाथ से लिखकर पढ़ाना बहुत अच्छी बात होती। गुरु और शिष्य का मतलब ही होता है पेन और कलम हाथ में हो, बस कलम हाथ में हो, बस बोलो, बस यही दो चीज़ों से काम चले और कुछ ना हो आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रॉपर बेस में चलती रहेंगी और ज़्यादा क्लास को लंबी ना खींचते हुए आप लोग इस क्लास को रिजल्ट विद गौतम नाम से सर्च कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश स्पेशल बाय गौतम सर इसके नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और लोगों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के पैसे आपके नहीं लगते हैं, अगर डाटा लगता है तो उसको आप खर्च कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तब तक के लिए आप लोग क्लास करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।